योग की जरूरत है, प्रचार प्रसार की जरूरत है और सबसे ज्यादा प्रयास की जरूरत है। तो हम सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। हम बहुत अदब के साथ बिना किसी भूमिका के आज अब मंच पे आमंत्रित कर रहे हैं परम श्रद्धेय हमारे जो मुख्य अतिथि हैं प्रोफेसर राजवंत राव सर का, कि सर आप आए और हम सभी को अपने आशीर्वचनों से अभिसिंचित करें। हिंदी दिवस के अवसर पे आपका हमारे महाविद्यालय में आना निसंदेह एक बहुत बड़ी बात है और एक शुभ संकेत है। तो हम सर आपको और आप यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों की तरफ से आपको ससम्मान आमंत्रित करते हैं कि आप आए। इस राधिका देवी महाविद्यालय के सुरुचि संपन्न विश्वविद्यालय में आयोजित 14 सितंबर के अवसर पर, हिंदी दिवस के अवसर पर मंच पर विराजमान कल्पनाशील, भाषा सिद्ध और मेरे आत्मीय प्राचार्य डॉक्टर संतोष कुमार सिंह जी और मेरे विद्यार्थी द्वय डॉक्टर ओपी सिंह जी, डॉक्टर सत्येंद्र त्रिपाठी जी एवं भाषा संपन्न, उत्साह संपन्न संचालक महोदय और उत्साह संपन्न हमारे युवा साथी। बड़ा जोरदार आप लोगों ने आरंभ में ताली बजाई और पूरा उत्साह दिखाया। प्राचार्य संतोष जी ने बहुत सारी बातें बता दी, कुछ मेरे बारे में भी बताया। बस इतने ही समझिए, उनके साथ मेरा आत्मीय रिश्ता है और मुझे बातचीत संवाद पसंद है। बाकी तो मैं 2 लाइनों से अपने बारे में या उनकी बातों को निरस्त कर देता हूँ कि तमाम तरहों से कम होता जा रहा हूँ दिन ब दिन। मुझे उतना ही याद रखना है मेरे आसपास वालों, जितना बचा जरा सा शिक्षक, जरा सा मनुष्य। तो जरा जरा ही है। हिंदी का लगभग इतिहास 3000 वर्षों का। यह देवनागरी लिपि का विकास 1000 ईस्वी के आसपास हो गया और देवनागरी यानी ब्राह्मी के गर्भ से देवनागरी लिपि निश्चित हुई थी और उसी के साथ ही अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी विकसित हुई और इसका स्थिरीकरण या मानकीकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा किया गया। जो भाषा होती है वो अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। आरंभ में जो वैदिक संस्कृति, लौकिक संस्कृति, प्राकृत पाली, फिर अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी आई। मैं थोड़ा क्रम को उलटता हूँ और मैं नहीं समझता हूँ कि वैदिक संस्कृति प्रौढ़ रूप में हमारे साथ या मानव जाति के साथ आई, के समक्ष आई, क्योंकि किसी भी चाहे भाषा हो या संस्था हो, उन सभी का विकास। संस्कृत को यदि हम मानव जाति की पहली भाषा मान लेंगे तो वो समस्त विकासवादी सिद्धांत को हम दरकिनार करेंगे, जो ऐसा हो नहीं सकता।
हम वैदिक संस्कृत को ही देखें तो तमाम मुंडा भाषा के शब्द, तमाम प्राकृत के शब्द और द्रविड़ भाषा के शब्द उसमें मिलते हैं। तो मैं समझता हूं उसके पहले प्राकृत रही होगी, मुंडा भाषा रही होगी और द्रविड़ भी रही होगी और उसी से वैदिक संस्कृत का विकास हुआ। एक बात और कि जो लोक है, जिसे जो अपभ्रंश है, उसे भाखा कहा जाता है। कहा भी गया कि संस्कीरत है कूपजल भाखा बहता नीर, यानी जो शास्त्र है वो नियम और बांध बनाता है और लोग उसको तोड़ता हुआ आगे बढ़ता है। शास्त्र हमेशा पीछे रहता है और लोग उसके आगे है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि जो हिंदी है वो 3000 वर्षों के विशाल साहित्य की भाषा है और 3000 वर्षों से ही विशाल जन की, लोक की और लोक के चेतना की, संस्कृति की, उसके आचरण की, संघर्ष यानी बाह्य संघर्ष और आत्म संघर्ष की भाषा है। यानी उसी भाषा में हमारी गति हो सकती है जिसके साथ हमारा गर्भनाल संबंध है। यानी जिस भाषा में हम पैदा होते हैं। मूल गामिकता, मौलिकता वो किसी बाह्य भाषा या दूसरी भाषा में आ ही नहीं सकती। कहने की आवश्यकता नहीं कि वर्तमान जो हिंदी है वो लंबे समय के 18 बोलियों के जीवन संघर्ष की थाती को अपने अंदर सजोए। यह एक वृत्त के समान है जिसकी परिधि पर एक ओर पूर्वी हिंदी और दूसरी ओर पश्चिमी हिंदी और तमाम बुंदेलखंडी, सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, पहाड़ी, ये तमाम बोलियां हैं। इन बोलियों से हिंदी की संपन्नता है और यह निरंतर विकासमान है। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की भाषा और वो स्वतंत्रता आंदोलन 1857 से लेकर 1947 तक चला। संविधान ये बहुत ही विविधता वाला देश है। अभी पीपुल ऑफ इंडिया जो कई वर्षों से किताब है कुंवर सुरेश सिंह की, उसमें उन्होंने हिंदुस्तान के 91 सांस्कृतिक क्षेत्र, कल्चरल जोन की पहचान की। 3000 बोलियां, कितनी लिपियां, कितनी भाषाएं थी। ये जो संविधान सभा में 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में हिंदी को आत्मार्पित किया संविधान सभा ने, उसके पीछे ये केवल 14 सितंबर 1949 को ही ये नहीं एकाएक हो गया कि इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार कर, उसे तो राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। धोलेकर ने, बहुत सारे श्री राजगोपालाचारी ने, बहुत सारे लोगों ने राष्ट्रभाषा के लिए
सहमति बना दी। इसके बावजूद किसी के मन में कोई गांठ न रहे और सुब्रमण्यम आदि कुछ दक्षिण भारतीय नेताओं के अनुरोध पर ये राजभाषा के रूप में स्वीकृत। लेकिन राजभाषा आप देखिए 1880 जो एक गुजरात के श्री नर्मद कद, उन्होंने सबसे पहली बार हिंदी को राष्ट्रभाषा का नाम दिया, राष्ट्रभाषा। और उसके बाद से निरंतर इसका विकास जो 1918 है, 1918 का वर्ष भी 17-18 दोनों ही वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण। 1918 में बाल गंगाधर तिलक ने इसे राजभाषा कहकर संबोधित किया। 1917 में भाषा संबंधी अधिवेशन गुजरात के भरूच में हुआ। वहां महात्मा गांधी ने कहा कि यह भारतीय जन के हृदय की भाषा है और इसमें सभी वो गुण जिससे इसे राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। एक तो इसी में हिंदी में धार्मिक सांस्कृतिक चेतना वर्षों की, हजारों वर्षों की हिंदुस्तान की मूल चेतना, संस्कृति का मूल स्वर इसमें अंतर्निहित है, इम्बेडेड। और दूसरे ये बोलने में अत्यंत सरल, ये लोक की भाषा है, इसे सब लोग समझ सकते हैं। ये 1917 में ही पहली बार BHU में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लोकार्पण के अवसर पर उन्होंने अपना मुंह खोला था। आप जानते हैं कि लंबे समय तक वो दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष करते रहे। 1915 में अपोलो बंदरगाह पर विशेष अनुमति के साथ वो उतरे थे और गुजरात में वहीं पर महाराष्ट्र में जो पहला वक्तव्य उन्होंने दिया था वो गुजराती में, इंग्लिश में नहीं। और जो 1918 में उन्होंने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार समिति एक संस्था कायम की थी 1918 में। इस तरह से हिंदी के इतिहास के संबंध में 1917 और 1918 बहुत ही महत्वपूर्ण। और हिंदी में पत्रकारिता, हिंदी राजभाषा हो, राजकीय कामकाज की भाषा हो, इसके लिए आवाज भी गैर हिंदी प्रदेशों से। बंगाल में सबसे पहले उदंत नारनंद का प्रकाशन है और फिर उसके बाद राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, गणेश शंकर विद्यार्थी, विष्णुराव पराड़कर, तमाम लोगों ने हिंदी पत्रकारिता के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान की आवाज जो राजा राम मोहन राय ने बंगदूत अनेक भाषाओं में निकालते थे, बंगाल से निकलती थी,
और बंगाल से वो निकली और हिंदी में निकली। वही उन्होंने उस पत्रिका ने, उस पेपर ने इस बात के लिए संघर्ष किया कि यह कचहरी और न्यायालयों की भाषा होनी चाहिए। हंटर कमीशन जो भाषा पर आया था, उसके समक्ष भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जाकर गवाही दी थी और अपने को अभिव्यक्त किया था कि हिंदी में ही ये सभी चीजें होनी चाहिए। 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ। तो ये एक दिन में नहीं हुआ और ये कोई मुगालता में न रहे। ये संतोष सिंह जी ने कहा कि हिंदी खत्म नहीं हुई, तो हिंदी में हमारी मूल्य चेतना, जैसे शायद संचालक ने बताया, कहा इस बात को कि तितली का पंख उस झाले में आ गया और उसकी बड़ी छीड़ सी आवाज सुनाई। तो जब तक वैष्णव जन देने रहिए, पीर पराई जाने दे। और परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा जन नहीं अधमाई। ये मूल्य रहेंगे तब तक हिंदी को खतरा नहीं। जो भक्त कवि थे दक्षिण के, मैं समझता हूं संतोष जी दक्षिण के ही थे, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंद, इन्होंने दक्षिण में अपने भाषा का प्रचार प्रसार हिंदी भाषा में किया। सूर और तुलसी और कबीरदास जी चलिए हिंदी भाषा के थे, लेकिन जब तक वो प्रपत्ति भाव हमारे हिंदी साहित्य भक्त कवियों के साहित्य में है, एक जो पर पीड़ा और परहित या जैसे मूल्य भक्ति, ये तुलसी साहित्य में जो है, कबीर में जो खरापन है, सबको झाड़ फटकार कर चलने वाली जो एक धारा, सबको खरी खरी सुनाने वाली धारा, वो जब तक है, और इतने ही नहीं, सूर में जो सूर का जो वात्सल्य भाव है, जो सख्य भाव है, प्रसाद और दिनकर की जो राष्ट्रीय चेतना है, स्वतंत्र चेतना है, और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की व्यक्ति स्वातंत्र्य की चेतना है, ये जब तक है, हम या हिंदी भाषा के लोग अनुप्राणित हैं। इतने ही नहीं, कल शायद या आज मोती बीए का जन्मदिन या जन्म शताब्दी था। वो तो भोजपुरी के कवि, उन्होंने हिंदी के चेतना या भोजपुरी के चेतना को फिल्म तक में पहुंचाया। तो कोई भी भाषा जिंदा रहती है तो वो अपने मूल्य चेतना के साथ के कारण जिंदा रहती है, वो इतिहास के साथ कारण जिंदा होता है और उसी से अपना प्राण लेती रहती है। ये बात अवश्य है कि जैसे बाजार बढ़ता जा रहा है और आप इंटरनेट का एक आंकड़ा लें तो 98% लोग हिंदी में इंटरनेट को खंगालते हैं।
जो हिंदी अखबारों का बाजार है वो 49%, 18% के दर से अंग्रेजी इंटरनेट पर देखी है। लेकिन जो संतोष जी कहे वो भी काम महत्वपूर्ण नहीं। हिंदी का क्षैतिज विकास तो हो रहा है, मैं समझता हूं गहराई थोड़ी कम, उथला क्षैतिज विकास हो। और रेत समाधि की बात चर्चा उन्होंने की, मैंने रेत समाधि पढ़ी, लेकिन वाक्य संरचना उसका इतना लंबा लंबा एक एक पैरा मिलता, उसका हिंदी उसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ, उसी पर बुकर अवार्ड मिला। ये कहना मुश्किल है कि अंग्रेजी अनुवाद पर मिला कि मूल पुस्तक पर मिला, क्योंकि जो अवार्ड मिला वो दोनों लोगों में, मूल लेखक और अनुवादक दोनों में बांटा। कुछ अंग्रेजीदान लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हिंदी से ज्यादा सशक्त, अच्छा उनका अंग्रेजी अनुवाद है, क्योंकि जो एक एक पैराग्राफ का लंबा लंबा वाक्य संरचना था उसको लेखक अनुवादक ने तोड़ दिया था, छोटे छोटे और सशक्त वाक्य संरचना उसने रची। इसी तरह बहुत सारे प्रश्न हैं कि रविन्द्रनाथ ठाकुर को मूल गीतांजलि में नोबेल पुरस्कार मिला अनुवाद में, यदि अनुवाद न होता तो आखिर ये क्यों हो रहा है कि जो हम मूल लेखक हैं, जो पुस्तकें होती चाहे कोई भी, उसमें जो जीवन होता है उसी को बुनावट के साथ हम पुस्तकों में ढालते हैं। मनुष्य की संघर्ष यात्रा, उसकी चेतना को, उसकी गरीबी को, संघर्ष को, उसके मनोभाव को हम पुस्तकों में ढालते हैं। तो मूल पर हमें क्यों नहीं, और क्यों हिब्रू जैसी बहुत छोटी सी समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा पर नोबेल पुरस्कार मिलता, मूल हिब्रू को मिलता। हिब्रू यूएनओ में या कहीं भी सिर पर चढ़ा हुआ है। तो कभी कभी लगता है कि ये क्या कमजोर लोग हिंदुस्तान से समाप्त हो जाएंगे, क्या गरीबी समाप्त हो जाएगी तो हिंदी समाप्त हो जाएगी। लोग ये भी कह रहे हैं कि ये कमजोर लोगों की भाषा है, ये गरीब लोगों की भाषा है। इसीलिए मैं कहूं विकास हो रहा है, क्षैतिज, उथला क्षैतिज विकास हो। तो ये गहराई कैसे आई? कौन सी गहराई हिब्रू में आ गई? छोटे से समुदाय में, समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा में, वो ये कि उनमें सृजनशीलता अधिक है, सृजन शक्ति है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से वर्तमान सरकार ने, ये बात सही है कि ओपी सिंह जी ने जिस तरफ इशारा किया, ये वर्तमान सरकार ने हिंदी के पक्ष में होते हुए, और उसने कहा कि इंजीनियरिंग यानी प्रौद्योगिकी की शिक्षा
हिंदी भाषा के माध्यम से भी होगी और हो सकेगी। और पिछले 7-8 वर्षों से सरकार और सरकार का एक संस्था लगी हुई है इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी के बाह्य रिसर्च या पुस्तकों का हिंदी अनुवाद करने। बहुत ही कठिनाई है। क्यों कठिनाई हो रही है? इसलिए कठिनाई हो रही है कि वो हमारे यहाँ रिसर्चेज नहीं किए, विदेश में रिसर्चेज हुए और उनके नाम, फार्मूले का नाम या जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम वही रखा जाता है जहां वो विकसित होता है, जहां वो आविष्कृत होता है, इन्वेंट होता है। तो वो हमारे यहाँ विकसित नहीं हुआ, वो आविष्कृत नहीं हुआ, इसलिए समस्त जो रिसर्चेज हैं वो विदेशी भाषा में, और उसका जब हम हिंदी में अनुवाद करते हैं तो और अधिक कठिन होता है। तो जब तक आप सृजनशील नहीं होंगे तब तक हिंदी भाषा में गहराई नहीं है। हमारे करेंसी और सिक्के में और भाषा में वेट, भाग तभी आएगा जब आप में गहराई आएगी और आप में भार आएगा। ये बात सही है कि नीति के आधार पर आप कह दिए हैं कि जो मूल संस्कृत और मौलिक मूल भाषा देशी भाषाओं में शिक्षा दीक्षा होगी, लेकिन मैं समझता हूं कि आयरनी यानी इसको क्या कहेंगे, ये एक विचित्रता ये है कि ये सरकारी स्कूलों तक ही सीमित रह जाएगी, पब्लिक स्कूलों तक ये चीजें नहीं अख्तियार करेंगी। इसीलिए जो दलित हैं, जो कमजोर लोग हैं, वो अंग्रेजी माता का मंदिर बना रहे हैं, मूर्तियां बना रहे हैं। अंबेडकर, आदरणीय अंबेडकर जी ने क्या कहा? अंग्रेजी शेरनी का दूध ताकतवर होने के लिए उसको पियो। अपने समुदाय को उन्होंने कहा था अंग्रेजी सीखो, आगे बढ़ो। यह मलाईदार कुर्सी की भाषा है, यह हनक की भाषा है, यह स्वाभिमान की भाषा है और यह वर्चस्व की भाषा है। इसमें दो राय नहीं कि आज हिंदी वर्चस्व की भाषा, हनक की भाषा और मलाईदार कुर्सी या ऊंचे वर्दे की भाषा नहीं है। फिर भी हम निराश इसलिए नहीं हो सकते हैं क्योंकि लोक दबाव में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पूरी तरह से हिंदी में काम कर रहा है, पूरी तरह से हिंदी में काम कर रहा है। और अब उच्च न्यायालय में भी हिंदी प्रवेश कर रहा है। जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग है उसमें हिंदी को भी मान्यता मिली है और हिंदी में भी आप लिख सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यमों से आप परीक्षाएं दे सकते हैं और इंटरव्यू दे सकते हैं। और ये खुशी की बात है कि हिंदी माध्यमों से परीक्षाएं और साक्षात्कार देकर भी उसमें केंद्रीय IAS में भी लड़के आ रहे हैं। तो ये वही लोग हैं
ये वही लोग हैं जो केंद्रीय सर्विसेज में, ऐसा नहीं है कि वो हिंदी माध्यमों से पढ़ने वाले लोग उत्तर प्रदेश या राजस्थान या हिंदी बेल्ट में पोस्टेड, वो तो पोस्टेड होंगे, हो सकते हैं मद्रास में, दक्षिण भारत में। तो ये बहुत सारी चीजें आश्वस्तकारी, हिंदी पहले से ज्यादा यूएनओ में बोली जाती है। हिंदी को के लिए जितना संघर्ष 1947 के पहले हुआ, उतना संघर्ष अब नहीं हुआ। सोचिए 1930 में शैलेंद्र मेहता ने हिंदी का टाइपराइटर बनाया और 1937 में हरगोविंद गोविल ने, बच्चों थोड़ी देर और बर्दाश्त करो क्योंकि मैं भी 32 साल से अध्यापक रहा हूं, मैं समझता हूं तुम लोग की ऊब, क्योंकि मैं चेहरों को भी पढ़ना जानता हूं और मैं ये जानता हूं कोई भी समारोह, कोई भी विचार एक समय के बाद ठीक नहीं। तो मैं विचारशील हूं, मैं तुम लोगों को देख और तुम लोगों की एक्टिविटीज भी देख रहा हूं, ये होना ही चाहिए। थोड़ा सा मैं कह दूं कि एक जगह मैं गया था 3-4 दिन पहले, तो वहाँ चर्चा हो रही थी, एक दक्षिण भारत के विद्वान आए थे, आप ही लोगों की तरह थे, विद्यार्थी थे और हमारे तरह वो बोलने वाले थे। उन्होंने लगातार 25 मिनट तक केवल और केवल संस्कृत में बोला और लड़कों के सचमुच समझ में ना तो वो बेहद ऊब हो रहे थे। वैसे भी समझ में आने वाली बात ही 30-40 मिनट तक सुनी जाती है, 30-40 मिनट तक। तो मैं क्लास लेता हूँ और 32 वर्ष से लेता हूँ, इसलिए मैं चेहरों को पढ़ना चाहता हूँ, ऊब को पढ़ना चाहता हूँ। तो एक दो बातें और करके आप, जैसे 1935 में सी राजगोपालाचारी, जिनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी, उन्होंने महाभारत और रामायण का अनुवाद किया अंग्रेजी। उनकी वो मुख्यमंत्री बने दक्षिण में मद्रास के, तो उन्होंने राजकीय कार्यकाज की पूरी भाषा, पूरी गंभीरता, पूरी मजबूती के साथ हिंदी को अनिवार्य कर दिया। कब? 1935 उन्होंने अनिवार्य किया। अंतिम समय में बीबीसी लंदन ने महात्मा गांधी का इंटरव्यू लेने के आया, उसने कहा, महात्मा गांधी ने कहा सारी दुनिया को बता दो कि गांधी अंग्रेजी नहीं जानता। लेकिन वो लोग थे जो जिन्हें अंग्रेजी बहुत अच्छी किसी अंग्रेज से भी ज्यादा। आप सब लोगों को कुछ न कुछ हिंदुस्तान के ही दूसरी भाषाओं के को सीखना चाहिए। अपनी भाषा में ही ये भी अपना विकास होता है, ये बिल्कुल सच। और अंतिम रूप से मैं एक एपिसोड सुना के मैं बंद कर रहा हूं। ये बात महात्मा गांधी अंतिम समय में बिल्कुल हिंदी के पक्ष में है। भारतीय संस्कृत के
विषय में उनका के प्रति उनका गहरा लगाव था। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर इस बात के हामी थे कि बाहरी विचारों को ग्रहण करना चाहिए, अब बाहरी बयार को आने देना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा था उनसे संवाद कि मैं ये नहीं कहता हूं कि बाहरी विचारों के लिए अपने दिमाग की खिड़की, अपने घरों की खिड़की को खोलना नहीं चाहिए, लेकिन दो बातें, एक तो अपने घरों की खिड़की को इतनी अधिक नहीं खोलना चाहिए कि बाहरी भाषा, बाहरी विचार और बाहरी संस्कृति आकर हमारे घर को ही उड़ा कर, यानी हमारी संस्कृति को उड़ा कर। और दूसरी बात ये कि बाहरी विचार को यदि हम ग्रहण भी करें तो अपने विचार प्रणाली, अपने संस्कृति में पचाकर, अपने विचार प्रणाली और अपने सांस्कृतिक कलेवर में उसे पचाकर ग्रहण करें। दूसरे बाहरी विचारों को अपने विचार प्रणाली और सांस्कृतिक कलेवर में ढालकर ग्रहण करना काम्य है, स्पृहणीय है, और सीधे सीधे ग्रहण करना एक तरह की बौद्धिक दास्ता है। और सचमुच हिंदी क्षेत्र का या भारत का, हिंदुस्तान का किसी अंग्रेजी में लिखने वाले किसी भी लेखक का नाम या स्थान अंग्रेजी साहित्य में हो नहीं पाया। संतोष करेक्ट कर रहे हैं, आगे बहुत अच्छी इंग्लिश जानते थे, सारा अंग्रेजी साहित्य का छाप उनके अपने अपने अजनबी पर है, उनके भवंती पर है, उनके नदी के द्वीप में जो सत्य और तथ्य की बहस करते रहते हैं उसमें है। अस्तित्ववाद का पूरा दर्शन पूरी तरह बाहर से आया है, लेकिन उन्होंने अपनी संस्कृति और अपने विचार प्रणाली में ढालकर नदी के द्वीप में उन्होंने प्रस्तुत। तो ये हिंदी की एक संघर्ष गाथा है। और ऐसा नहीं जैसे शंकर देव तो असम के कवि थे, उन्होंने हिंदी में प्रचार प्रसार किया, दक्षिण भारत के कौन थे? तो अपनी चेतना होनी चाहिए, जैसे संचालक महोदय ने ये कहा कि एक भाव होना चाहिए। कितना संघर्ष किया होगा उन्होंने अंग्रेजी टाइपराइटर के बरक्स हिंदी टाइपराइटर को बनाने में। इतने ही नहीं, ब्राह्मी से देवनागरी लिपि का विकास करने में कितना संघर्ष हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने और लोगों ने कितना संघर्ष किया। तो इन्हीं शब्दों के साथ बच्चों, तुम लोगों के बीच आने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए अच्छा लगता है कि मैं खुश हो जाता हूँ, इसलिए अच्छा लगता है कि किसी भी ऊर्जा संपन्न लोगों के बीच जाना अच्छा लगता है। ऊर्जा संपन्न हो भी तुम लोग, लेकिन साथ ही साथ मैं बेहद बेहद उदास हूं, क्योंकि तुम लोग देखने में बहुत ही सलोने लगते हो, सलोने चेहरों वाला लगते हो, लेकिन जो परिवर्तन हो रहा है, जिन परिवर्तनों और कठिन समय की ओर डॉक्टर संतोष सिंह ने इशारा किया, जिन पेचीदे और संश्लिष्ट और चूड़ीदार समय की तरफ उन्होंने इशारा किया, उन परिवर्तनों से तुम दो चार नहीं हुए। इसीलिए भय लगता है कि कुछ समय बाद जो तुम्हारी शिक्षा समाप्त हो, ये तुम्हारे चेहरे का सलोनापन, स्निग्धता नुच न जाए।
उड़ न जाए। इसीलिए समाज में हो रहे परिवर्तनों, आंतरिक और बाह्य परिवर्तनों, सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस पढ़ना चाहिए, जीवन को पढ़ना चाहिए। पोथियों में भी जीवन है और वास्तविक जीवन में भी को भी आप पढ़ सकते हैं। जीवन को जो नहीं पढ़ता है, जो समय संदर्भों को नहीं पढ़ सकता है, बिना समय संदर्भों को पढ़े हुए आप हिंदी का कल्याण नहीं कर सकते। आप सभी हिंदी भाषी समय संदर्भों को पढ़िए और सृजनात्मक हो, सृजनशील हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं संतोष जी को धन्यवाद देता हूँ कि मैं तो आया था, क्योंकि जब गाड़ी में जब से मैं बैठा तब से संवाद बंद नहीं हुआ। व्यवधान इसलिए नहीं हुआ कि गाड़ी ड्राइवर चला कब एकाएक मझगावा पहुंच गए इसका अंदाज नहीं था। और आप लोग बहुत ही मन से सुरुचिपूर्ण तरीके से आप लोगों ने उत्साह के साथ मेरा स्वागत किया और आरंभ में आप लोग उत्साह के साथ सुने भी, बाद में बोझिल हो गया हो तो माफ कीजिए। शब्द नहीं है सर, किन शब्दों से आपको धन्यवाद ज्ञापित करें। धन्यवाद भी बहुत छोटा शब्द होगा। आपने हिंदी साहित्य की परंपरा को वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाल, प्राकृत, अपभ्रंश और अपभ्रंश से होते हुए हिंदी की जो यात्रा है, आपने इतना एक एक चीजों पे इतनी गहराई से अपनी बातों को रखा। वास्तव में हिब्रू एक बहुत मतलब हिंदी के सामने जो एकदम छोटी है, वो आज इतनी आगे है, और हिंदी जो इतनी समृद्ध है वो आज इतनी पीछे क्यों है? सिर्फ कारण एक है, जैसा कि आपने कहा, सृजनशीलता। हमारे भीतर जब तक सृजना का भाव नहीं आएगा, जब तक हम सृजनशील नहीं होंगे, तब तक हम ना अपना कल्याण कर सकते हैं, ना अपनी भाषा हिंदी का कल्याण कर सकते हैं। तो हमें सृजनशील होना पड़ेगा। सर, यहाँ बैठे एक एक लोग शायद हमसे सहमत हो पाए कि हम लोग आज वास्तव में बहुत कुछ सीखे हैं आपसे। आपने जिन जिन बातों को बताया, जिन जिन खतरों की ओर संकेत किया कि ये भविष्य के खतरे हैं आप लोगों के लिए, उन पे हम जरूर कार्य करेंगे। आपकी हर बताई हुई बातों को आत्मसात करेंगे और कोशिश करेंगे कि अब तक जो गलतियां हुई हैं वो गलतियां आगे ना हो पाए। आज भारतेंदु का एक निबंध है, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। उसमें उन्होंने लिखा है कि समय वो चल रहा है जब हर देश के लोग तुर्की घोड़े के समान सरपट सरपट आगे चल रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो काठ के घोड़े के समान एक जगह खड़े हैं और खड़े खड़े अपने पैर से मिट्टी खन रहे हैं। ये समय वो है कि जो एक बार पीछे चला गया वो लाख कोशिश भी कर लेगा, वो आगे नहीं हो पाएगा। हम और आप सिर्फ पुस्तकीय कीड़े ना बने, सिर्फ किताबी कीड़े तक ना बन के सीमित ना रह जाएं। भविष्य क्या है, वर्तमान की मांग क्या है, किस तरह का प्रतिस्पर्धा है समाज में, देश में, जब तक हम उसके अनुरूप अपने आप को ढालेंगे नहीं, तब तक हम ना अपना विकास कर सकते हैं, ना अपने समाज का विकास कर सकते हैं, ना प्रदेश का और ना ही देश का विकास कर सकते हैं। तो वास्तव में सर, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं निशब्द हो चुका हूं। मैं किन शब्दों से आपको आभार आपका ज्ञापित करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आप जब शुरुआती दौर में सर की बातों का थोड़ा सा कटाक्ष किया और आपने बहुत सुंदर सा दो लाइन का कोई कविता या कोई शेर पढ़ा, उससे मुझे ऐसा लगा कि मानो आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं शून्य हूं, मुझे पीछे रखना, क्योंकि मेरा कार्य आप सबकी कीमत बढ़ाना है। हम कृतार्थ हैं
कि आप हमारे महाविद्यालय प्रांगण में आए और अपने आशीर्वचनों से हम सबको अभिसिंचित आपने किया। कार्यक्रम को बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, वक्त की नजाकत है जी। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल आमंत्रित है, ये कार्यक्रम आप ही लोगों का है और सर जरूर सुनेंगे आप लोगों को। आइए एक बार जोरदार ताली।